दुनिया के 1% लोगों में आना है तो सिंपल बात है, 99% लोग क्या करते हैं उसका उल्टा कर दो। वर्ल्ड के बेस्ट परफॉर्मर्स आप देख लो, टॉप खिलाड़ी देख लो, वो सारे 1% लोग मिलेंगे। ये लोग क्रिएटर होते हैं, इनका ओरिजिनल कुछ होता है। बाकी के 99% जो लोग होते हैं वो इनसे इंस्पायर होकर इनके रास्ते पे चलते हैं। तो सवाल ये है कि ये बने कैसे, 1% की कैटेगरी में आए कैसे। उससे पहले आई विल टॉक अबाउट सिक्स्थ सेंस। एक इंसान की इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब उसके सेंस करने की पावर से कर सकते हैं। सारे रिकॉर्ड ब्रेकर्स ने सेंसेस पर खेला है और यही इंसान की ताकत है जो एआई की नहीं है। कंप्यूटर हमसे ज्यादा याद कर सकता है, मेहनत कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, प्रेडिक्शन ग्राफ बना सकता है, आइडियाज जनरेट कर सकता है, ह्यूमन डेटा के बेस पर वो आर्टिस्टिक वर्क कर सकता है, पर वो सिक्स्थ सेंस वाली चीज नहीं कर पाएगा जो इंसान कर सकता है, जिसमें क्रिएटिव इमेजिनेशन चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई हो तो रहा है, पर वो प्योरली बेस्ड है डेटा पर। एग्जाम्पल के लिए लियोनार्डो दा विंची ने एरोप्लेन का डायग्राम उसकी खोज होने से 400 साल पहले बनाया था। मतलब उससे पहले उसको कोई डेटा नहीं था। तो ये होता है बिना डेटा के साथ में खेलना। अब क्योंकि रोबोट्स को चाहिए डेटा, वो डेटा प्रोसेस करता है, वो सोचता नहीं है। इंसान सोचता है, इंसान के थॉट्स होते हैं और थॉट्स की वाइब्रेशन होती है। हमारा ऑरा होता है और हमें हंचेस आते हैं। हमारे अंदर केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। हम कुछ भी अच्छा लगने के लिए भी करते हैं। रॉबर्ट बेफालतू बैठ करके पेंटिंग नहीं बनाएगा कि मेरे को मजा आ रहा है, वो सिर्फ तब करेगा जब उसको ऑर्डर मिला गया है। और ये सिक्स्थ सेंस उसी इंसान में आ सकता है जिसने ये 12 प्रिंसिपल्स मास्टर कर रखे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बिना इन 12 प्रिंसिपल्स को मास्टर करे आज तक किसी का सिक्स्थ सेंस डेवलप नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के 500 वेल्दी और सक्सेसफुल लोगों पर हुई रिसर्च कहती है, जो कि थिंक एंड ग्रो में आपने पढ़ा होगा। सिक्स्थ सेंस एक मीडियम है आपके फाइनाइट माइंड और एक इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बीच कांटेक्ट बनाने का। एक ऐसी शक्ति जिसको बयान नहीं कर सकते। इसलिए सिक्स्थ सेंस मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों का मिक्सर है, जिसमें मेडिटेशन का भी रोल है। ऐसा माना जाता है कि ये प्राप्त जिसने कर लिया वो यूनिवर्सल माइंड से संपर्क करने लग जाता है। अगर आपने जॉब्स मूवी देखी होगी तो स्टीव जॉब्स को ये फील होता है मानो ऐसी अलग ही शक्ति से उनका कांटेक्ट हो गया। इसलिए वो इंडिया है मेडिटेशन को मास्टर करने के लिए नीम करोली बाबा के पास में, आपको पता होगा। और उसके बाद में एप्पल में इन्होंने जो करा है वो आप खुद जानते हो। इनको गए हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी इनकी बनाई हुई चीजें एप्पल रिपीट करे जा रही है। सो द पॉइंट इज, जब आपका सिक्स्थ सेंस डेवलप हो चुका होता है, आपको लोगों की नहीं सुननी है। उसके बाद लोग कहे कि 1 और 1 5 होते हैं, आप मान दो। हम ऐसा सुनते हैं ना कि लोग हार्ड नहीं मानते हैं, पागलों की तरह मेहनत कर रहे होते हैं, दुनिया के नहीं सुनते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका सिक्स्थ सेंस जो है वो डेवलप हो चुका है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर कि 1% लोग क्या करते हैं, इनके पास में ऐसा क्या होता है। नंबर 1, 1% लोगों की सोच बहुत क्लियर होती है। हमारा जो माइंड है वो मसल्स की तरह है, जिसको हेल्थी रखना है तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। एक्सरसाइज का मतलब है कि आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो। लेकिन कॉलेज और स्कूल की वजह से हमने क्या देखा है कि जब एग्जाम आते हैं तभी इसको चलाना होता है। इसलिए हम लाइफ में भी ये करते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत होती है तभी हम दिमाग खपाते हैं। इसलिए तब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है दिमाग चलाना जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम लाइट हैवी वेट उठा रहे हैं। स्ट्रेट थिंकिंग, सीधी और क्लियर सोच प्रॉपर ट्रेनिंग मांगता है। अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी है तभी आप क्लियर सोच पाते हो। ये देखो, ये उलझा हुआ दिमाग आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको कहते हैं कंफ्यूज्ड माइंड। ये कुछ एक सोच के चल नहीं सकता। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जब आपका दिमाग इस तरह से होता है आपका इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे किसी ने पेपर पर पेन घिस दी हो। पर इसका ठीक उल्टा, जब आप एकदम क्लियर सोचते हो तब इस डायग्राम की तरह आपकी सोच जाती है। इस वक्त आप बहुत लाइट फील करते हो, आपको कोई बोझ नहीं होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, आप एकदम होश में होते हो और अवेयर होते हो। नंबर 2, अगर आपको 1% लोगों की कैटेगरी में आना है तो क्लियर सोच के साथ में आपको मेहनत भी करनी होगी, और केवल मेहनत नहीं बल्कि हद पर मेहनत करनी होगी। जब भी बात आती है हार्डवर्क की, सबसे पहला विचार आता है स्मार्ट वर्क का, यानी कि मेहनत क्यों करें जबकि हम स्मार्ट वर्क भी तो कर सकते हैं। इसका जवाब यह है कि इलॉन मस्क इतना स्मार्ट होने के बावजूद भी आज भी वो इतनी मेहनत करता है। क्यों करता है? क्योंकि स्मार्ट वर्क एक तरीका है, ना कि हार्डवर्क से बचने का उपाय है। लोग बात करते हैं कि मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत तो ऑटो वाला भी करता है, क्या वो इतने अमीर बन गए। लेकिन ये बात है ना, केवल सुनने में अच्छी लगती है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत जब सही जगह हो रही होती है तब वो मेहनत सही है, ना कि अभी बोलो कि बिल्कुल मेहनत ही गलत है। कोई एंटरप्रेन्योर है, जीनियस है, स्मार्ट है, किसी के पास में बहुत पैसा है, लेकिन मेहनत तो उनको भी करनी पड़ेगी। मेहनत से कोई बच नहीं सकता। एक टाइम के बाद में उल्टा उनको ज्यादा मेहनत करनी होती है, ऑर्गेनाइज करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है, फ्यूचरिस्टिक सोच रखनी होती है, रिस्क लेना होता है। तो मेहनत से आप भाग नहीं सकते, भले आप स्मार्ट हो, जीनियस हो या वेल्दी हो। एक ऐसी लाइन है जो हर बार मेरी लाइफ में थप्पड़ की तरह काम करती है, वो है हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। आप भले कितने ही टैलेंटेड हो जाओ, जीत मेहनत की ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, 1% लोग ऐसा क्या करते हैं, ये लोग चैलेंज लेते हैं। एक बात बोलनी बंद कर दो कि ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। दिमाग बड़ा चालाक है, ये ऐसा ट्रेंड हो चुका है, आपको स्मार्टली कन्विंस कर देगा कि यार ऐसा करेगा तो देख ऐसा हो जाएगा, रिस्क मत ले, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। टू क्रिएट इम्बैलेंस रिजल्ट्स यू हैव टू लिव इम्बैलेंस लाइफ। चैलेंज लो, पैसों के लेवल पे, काम के लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे, जो भी आप करते हो, किसी भी लेवल पे आप अपनी हैबिट्स के लेवल पे चैलेंज लेते रहो। इंसान की जिंदगी में ना मौत से बुरा ये होता है कि वो 10-10 साल तक एक ही काम को एक ही तरीके से कर रहा है बिना एक भी % बदलाव के। या फिर जो ट्रेंड कर रहा है 75 डेज का, आप चैलेंज ले सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको डेली हेल्थी डाइट लेनी है, आपको अल्कोहल, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड ये अवॉइड करना है, आपको डेली 45 मिनट का वर्कआउट करना है, जिसमें से एक वर्कआउट आउटडोर होगा, आपको 4 लीटर पानी डेली पीना है, और रोज आपको बुक्स के 10 पेजेस पढ़ने हैं, और आपको रोज एक सेल्फी एक ही जगह पर लेनी है। और इसमें आपने अगर एक भी कोई रूल तोड़ दिया तो आपका डे जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा, यानी कि डे 1 से शुरू हो जाएगा। इसके बीच में आप खुद का एड ऑन कर सकते हो, करियर का कोई डाल सकते हो कि मैं इतना काम ये करूंगा। तो बोर होना अच्छा है, नया करने के लिए पुराने से बोर होना पड़ता है। पर्पस ढूंढो, चैलेंज लो, इंटरेस्टिंग बनाओ लाइफ को। या फिर आप ग्रुप में चैलेंज ले सकते हो, आओ सब मिलकर कामयाब होता है। जीवन को एक ऐसा गेम बना दो कि परेशानियां जो है वो
एनिमीज है, जिसमें पबजी में हम कैसे एनिमीज को किल करते हैं तो डोपामिन शॉट मिलता है, मजा आता है। इसी तरीके से परेशानियों को आप किल करो तो आपको वहां से डोपामिन मिलेगा। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है मास्टरमाइंड ग्रुप में रहो। पावरफुल लोगों का ग्रुप बनाओ। एक होता है कि मेरे फॉलोअर्स है, एक होता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स है, और एक होता है कि मेरे पास एक कल्ट है। एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप है कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हम सबका बर्निंग डिजायर है, हम सबका गोल एक ही है, हमारे बीच कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन हमारा मिशन एक ही है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। 1% अचीवर्स जो होते हैं ये मास्टरमाइंड ग्रुप के पार्ट होते हैं। कल्ट का फायदा क्या, ग्रुप का फायदा क्या है कि आपको फिर से पहिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप ऐसे ग्रुप में हो कि किसी और ने अगर पहिया बना दिया, वो मेहनत उसने कर दी है, उसने वो कुआं खोद लिया है, तो आपको वो कुआं खोदने की जरूरत नहीं होती है। आप उसके कुएं से पानी निकाल सकते हो, क्योंकि हर चीज आप कैसे कैसे करके नहीं कर सकते। इसको कैसे करें, एक टाइम के बाद में आपको हु पे जाना होता है, ना कि हाउ पे जाना होता है। यानी कि कैसे करें वो नहीं, कौन मेरे लिए कर सकता है वो। कल्ट में जो बॉन्डिंग एक दूसरे की बन जाती है, उसके बाद में जो मजा आता है, आपको रिजल्ट्स मिले, सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप फेल हो गए, सब आपको आकर के हेल्प कर रहे हैं। आप बिना डरे कुछ एक्शन ले पाते हो क्योंकि आपके पास में संगठन है। आप चौड़े में चैलेंज लोगे और काम करोगे क्योंकि आप डरोगे नहीं। मोस्टली सबकी वेल्थ बनी है नेटवर्क में रहने से या फिर एक सर्कल में रहने से। और वेल्थ क्या करती है, वेल्थ आपको फ्रीडम देती है। अब आपके पास में एक इनकम है, मतलब वो कभी हिलेगी नहीं, आप चीजों को ना दे सकते हो, आप किसी के दबाव में नहीं आओगे। और ये वेल्थ आपको जल्दी बनानी है, इसलिए अकेले काम मत करो, ग्रुप में काम करो। सिर्फ एक एडवाइस सब कुछ बदल देती है। सिर्फ एक अच्छा पार्टनर, एक टीम मेंबर, एक ऐसा बंदा, एक अच्छा एडवाइजर, एक मेंटोर, एक इंसान के साथ में 10 मिनट की बातचीत भी बहुत कुछ बदल देती है, आपका विजन तक बदल देती है। सो हैव अ गुड नेटवर्क। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, किसी ने मान लो 2-3 करोड़ कमा लिए, लेकिन कोई वक्त नहीं लगता ये करोड़ भी खत्म होने में। लेकिन वो अगर किसी कल्ट का पार्ट हो, किसी मास्टरमाइंड ग्रुप का पार्ट हो, तो वहां पर वो पता लगा सकता है कि ये जो करोड़ कमाते हैं उसके बाद में पैसा करते क्या, इन्वेस्ट क्या करते हैं, लगाते हैं कहां, कैसे डबल करते हैं, और क्या कमाते हैं, और क्या चीजें खरीदनी होती है जो पैसा कमाने की बात की जाती है। बिकॉज आपको वहां पे जूनियर सीनियर सारे लोग मिलते हैं, जो आप अभी कर रहे हो वो सब वो कर चुके हैं। मेरे लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है, सिर्फ एक एडवाइस ने मेरा गेम बदला है, और उस एडवाइस का रीजन है कि मैं एक अच्छे ग्रुप का पार्ट होता हूं। अब बात अगर पैसों की चल रही है, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं दैट यू शुड रीड, जिसका नाम है 7 फिगर मनी सीक्रेट्स। ये अमेज़न की बेस्ट सेलिंग बुक है। अगर आपको पैसों की समझ, इसकी इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ के 7 स्टेजेस जानने हैं, मनी फ्लो के ब्लॉकेजेस जानने हैं, पैसों पर नेगेटिव बिलीफ जानना है, न्यूरोकेमिस्ट्री का क्या इसमें रोल है, इनकम इफेक्ट करने वाले कितने एलिमेंट्स होते हैं, और इसी कई मनी माइंडसेट से रिलेटेड बातें बताई है इस बुक के ऑथर भौमिक पटेल ने। इस बुक के बाद में आपका मनी माइंडसेट काफी अच्छा हो जाएगा। जो मूर कहते हैं कि एक सिंपल फैक्ट है जो बहुत मुश्किल से समझ आता है कि मनी सेव करने का सही वक्त तब होता है जब आपके पास में थोड़ा सा बचा हुआ हो। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो आप Amazon पे जाकर के इसको बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो आगे वीडियो की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एडवाइस है, जो लोग 1% की कैटेगरी में आते हैं, इनके 2 मोड होते हैं। एक होता है मॉन्क मोड, जो कि आपको तब रखना है जब इसकी जरूरत हो, जब आपको काम करना हो, और एक होता है नेटवर्क मोड, यानी कि दुनिया में आ जाओ वापस, क्या जरूरत है वो समझो। अगर आप सिर्फ अपने में रह रहे हो तो आपको ये पता नहीं लगेगा बाहर की दुनिया को चाहिए क्या, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पैसा कमाते हो लोगों से, यही आपसे खरीदेंगे, यही आपको कंज्यूम करेंगे, यही आपको पसंद करेंगे। पर इन लोगों के लिए आप क्या बना सकते हो, ये तो एकांत में ही होगा। आपको इन दोनों मोड का बैलेंस बनाना है। एकांत में काम करो, फिर दुनिया में आ जाओ फैलाने के लिए। आपको अपनी पेंटिंग को मजनू भाई की तरह अंदर नहीं रखनी है, जिसका बहाना आप ये देते हो कि बाहर लाओगे तो गिली हो जाएगी। आपको अपनी पेंटिंग को बाहर फैलानी है, बेचनी है, मार्केटिंग करनी है, तो आप बनाओ भी और बेचो भी। अब आता है सबसे लास्ट पॉइंट, नॉर्मल होना। छोटा करना, कम करना ज्यादा मुश्किल होता है, ना कि बड़ा करना। किसी भी फील्ड में टॉप अचीवर्स जो होते हैं ना, आप देखो उनके हसल बहुत कम होते हैं। किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय ज्यादा मेहनत करता है या फिर उसका फाउंडर। किसी भी फील्ड में जो टॉप पर होते हैं उनकी लाइफ आपको सॉर्टेड मिलेगी, ना कि उनकी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं। जो छोटी चीजें बहुत ज्यादा करता है और उसमें उलझता है, वो ज्यादा सही है, या फिर वो जो सिर्फ एक करता है, अच्छे से करता है, परफेक्ट तरीके से करता है। नॉर्मल चीजों में कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में जाओगे तो सिर्फ पेन मिलेगा, छोटे लोग मिलेंगे, चिल्लर माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे जो लाइफ की क्वालिटी को खराब करते हैं। बड़ा खेलोगे, अच्छी संगत में आओगे, हेल्थी कॉम्पिटिशन करेंगे, लंबी सोच रखने वाले आपके साथ में होंगे, वो लोग आपके साथ में होंगे जो आज की कमाई नहीं देखते हैं, जो फ्यूचर का गेम खेलते हैं, जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। क्योंकि जो भीड़ है वो सारी शॉर्ट टर्म खेल में ही बिजी है। इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना भी रखी है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो। इसमें मैंने सिर्फ ये समझाया है कि कैसे बहुत बड़े लोग जो होते हैं, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क जैसे लोग, इनकी सोच क्या होती है, कैसे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। जिस वीडियो का नाम है दुनिया का सबसे बड़ा सोचो। आखिर में चाहता हूँ एक बात कहूंगा कि सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको सर्वाइव करना भी आना चाहिए। क्योंकि जब आप बहुत सालों के लिए सर्वाइव कर जाते हो तो आपने 4 पॉइंट्स प्रूव कर लिया। नंबर 1, आपने साबित कर लिया कि उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है। नंबर 2, साबित कर लिया कि उसमें पैसा आप कमा तो रहे हो, तभी आप टिके हुए हो। नंबर 3, साबित कर लिया कि लोगों की जरूरत भी आप पूरी कर रहे हो। नंबर 4, उसमें आप अच्छे भी हो, यानी कि आप एक ही गई फॉलो कर रहे हो, आप हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमाइंडर के लिए बोल दूं, अगर आपको 7 फिगर मनी सीक्रेट्स बुक पढ़नी है, रिटन बाय भौमिक पटेल, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो थैंक यू सो मच, आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शुक्ल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। जब वक्त आपके कंट्रोल में होता है, आप खुश होते हो। जो काम या टास्क डन करना है सब आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है, तब आपको अच्छा लगता है। इस वीडियो में अंकुर वरिको सर के कोर्स टेक चार्ज ऑफ योर टाइम को कंप्रेस करने वाला हूँ। 55 मिनट 42 सेकंड के कोर्स को मैं फिक्स 9 मिनट में समझाने वाला हूँ। इससे 1 सेकंड भी वीडियो बड़ी नहीं बनेगी। 3 भाग है। टाइम एक बंटवारा है, टाइम एक एनर्जी है, टाइम मनी है। पहले पे आता है टाइम एक बंटवारा है। इस दुनिया में सबके पास 24 घंटे होते हैं, कोई नहीं है ऐसा जिसके पास में इससे ज्यादा वक्त है।
फर्क है वो कैसे बिता रहे हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में एक कॉन्सेप्ट बताया। ये 4 बॉक्स है, 2 कॉलम्स है अर्जेंट है या नहीं, 2 रॉज है इंपॉर्टेंट है या नहीं। पहले बॉक्स में क्या आएगा, कोई काम अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो उसे छोड़ दो। जैसे कि नेटफ्लिक्स पर डिवोशनल वेब सीरीज देखना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही अर्जेंट है कि अभी के भी देखनी है, तो इसे इस खाने में डाल दो, नहीं देखनी उसको। दूसरे खाने में कोई काम अर्जेंट है, उसी समय करने की जरूरत है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे किसी और को करने को दे दो, डेलीगेट कर दो। जैसे कि कोई मीटिंग है जो इंपॉर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है कि उसको अभी करनी है। आधे से ज्यादा मीटिंग्स तो वैसे फालतू होती है, किसी और का मतलब उसके अंदर होता है। या फिर कोई इंसान आपसे अर्जेंट बोल के आपसे कुछ करवाना चाहता है लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे इस खाने में डाल दो, यानी कि उसको ऑटो पायलट में कर दो। आप मत करो क्योंकि इसे कोई भी कर सकता है। तीसरे खाने में कोई काम अर्जेंट नहीं है, अभी करने की जरूरत नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, उसको शेड्यूल कर दो। जैसे कि किसी को कॉल करना इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, इसको इस खाने में डाल दो। चौथे खाने में वो डालना है जो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, उसको अभी के अभी करना है। देखो ये फॉर्मूला पूरा का पूरा इंसान को रॉबोट बनाता है। इसीलिए अंकुर सर यहाँ बताते हैं कि तीसरा बॉक्स बनाओ कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के साथ में देखो कि उसमें वक्त कितना लग रहा है। जैसे मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स देखनी है, अब ये ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, तो तीसरा क्या हुआ कि इसमें टाइम कितना लगेगा, बहुत लगेगा। एक और एग्जांपल, जैसे किसी क्लोज इंसान को कॉल करना इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, तो तीसरा एक और देखूंगा कि इसमें वक्त कितना लग रहा है। इसमें तो केवल 5 मिनट लग रहे हैं पर मुझे तो ये भी रोबोटिक लगा, क्योंकि इतना प्लान कैसे कर सकते हैं। इस तरह से तो मैं गेम ऑफ थ्रोन्स तो कभी जिंदगी में नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि ना वो इंपॉर्टेंट है, ना वो अर्जेंट है और ना उसमें कम वक्त लगेगा। तो क्या उसको डिलीट कर दो, कभी ना देखो। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैंने दिन में टाइम बना लिया, अपने वर्किंग आवर्स बना लिए, उसमें काम करता हूँ इस सिस्टम को फॉलो करके। उसमें टू डू लिस्ट को फॉलो करता हूँ, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को समझते हुए, फिर बाकी के टाइम नो प्लान्ड लाइफ जीता। लाइक मन हुआ किसी से मिला, मूवी देखी, कंटेंट कंज्यूम करा, कंटेंट लिखा, जो भी करने का मन हुआ। इंस्टाग्राम में लिखते हैं ना ये एंटरप्रेन्योर वो होता है जो 24 घंटे काम करता है, वो नहीं हो मैं, वो नहीं हो। मजे की बात यह है कि मेरी लाइफ में बेस्ट आइडियाज ने जन्म लिए हैं जब मैं काम नहीं कर रहा होता, जब मैं वर्किंग स्पेस में नहीं होता हूँ। ये था टाइम एक बंटवारा है। दूसरा, टाइम एक एनर्जी है, लेकिन आप ये तब कर पाओगे जब आपके अंदर एनर्जी होगी। मेरी बेस्ट सेलिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस में मैंने यही बात करी है कि एक इंसान के पास में 1 महीना है लेकिन एनर्जी नहीं है, दूसरे इंसान के पास में केवल 5 दिन है लेकिन वो बहुत एनर्जेटिक है, तो दूसरा वाला इंसान सारा टास्क टाइम पे डन करेगा। वक्त बर्बाद होता है आलसपन की वजह से, एनर्जी के ना होने की वजह से। भूख भी तो होनी चाहिए ना। अब किसी इंसान के पास में बहुत वक्त है और उसके पास में काम भी है, लेकिन ताकत भी तो हो जगह से उठ के काम करने की। जब कोई कहता है कि मेरे पास में वक्त नहीं है, वो बस ये कह रहा है कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि सबके पास में 24 घंटे होते हैं। 4 तरह की एनर्जी बताई अंकुर सर ने। पहली फिजिकल एनर्जी जो मिलेगी एक्सरसाइज से, न्यूट्रिशन से और स्लीप से। दूसरी इमोशनल एनर्जी, कितना आप मेंटली स्ट्रांग हो, कितना कॉन्फिडेंट हो, विल पावर कैसी है, डिसिप्लिन में कितना रहते हो। तीसरा मेंटल एनर्जी, आप अपने आप को क्या बोलते हो, आप सबकॉन्शियस माइंड को कैसा ट्रेन करते हो, अपने मन में अपने आप को क्या मानते हो। फाइनली आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, इसमें आ जाएगी ऑनेस्टी, हम्बलनेस, इंसानियत, या आप झूठ बोलते हो या नहीं, ये इसमें आता है। दूसरों से झूठ बोलकर आप सिर्फ उनका नुकसान नहीं करते हो बल्कि आप झूठ बोलने की आदत बनाते हो, फिर आप अपने आप से झूठ बोलते हो। सच बोलने वाले साफ बोलते हैं कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे सीखना है, या ये मुझे नहीं चाहिए, या मुझे ये फायदा नहीं चाहिए। कहाँ ना देना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या गलत है, कहाँ तक रुकना है, ये समझ आना भी जरूरी है। ऑनेस्टी कितनी जरूरी है ये बड़े लोगों के साथ में बैठने से समझ आता है, वरना इंसान छोटे फायदे के लिए चिंदी हरकत कर लेता है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम डूइंग इंटरनेट वर्क फ्रॉम मोर देन 10 ईयर्स। कई लोगों से मेरा पाला पड़ा है, तो मुझे ये मिला है कि जिनकी ऑनेस्टी हीली हुई होती है वो सालों तक घिसते हैं ना अपनी, वो कितनी ही अपनी रगड़म पट्टी कर लेंगे ना, वो कहीं नहीं पहुंच पाते। ये 4 चीजें करने वाले लोग एनर्जी से भरे हुए होते हैं, हर वक्त मोटिवेटेड होते हैं। ये लोग हद पार मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। आपकी एनर्जी का वक्त होता है, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे पावरफुल फील करते हो। मैं रिकॉर्डिंग मॉर्निंग में करता हूँ बिकॉज वो मेरा हाईएस्ट एनर्जी का टाइम है। आपका गोल होना चाहिए कि आपका वो काम जिसमें एनर्जी चाहिए, उस काम को तब करो जब आप एनर्जेटिक फील करते हो, उसके बाद में बाकी सारे काम। आपको अपने बेस्ट एनर्जी के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है वो नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी बर्न करेगी। हाईएस्ट एनर्जी में आपको किसी के हाथ नहीं लगना है, किसी का काम नहीं करना है, खुद का काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है। नो मीटिंग, नो कॉल, किसी से बात नहीं करनी है। मैं खुद अपने हाईएस्ट एनर्जी वाले टाइम में सिर्फ वो करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त मैं किसी के हाथ नहीं लगता हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। टाइम को बांट कर एनर्जी से कनेक्ट कर दिया, अब आते हैं टाइम इज मनी पे। हर इंसान के वक्त की कीमत होती है, वो वक्त से कमाता है। सही मायने में आप वक्त ही तो देते हो। हर महीने की कमाई होती है हर दिन कुछ घंटे काम करने से। आप महीने के कितने कमाते हो, उसको कितने दिन काम करते हो, जैसे कि 22 दिन काम करते हो तो 22 से डिवाइड कर दो, तो पर डे की इनकम आ गई। 22 से डिवाइड करने के बाद में एक दिन में कितने घंटे काम करते हो, जैसे कि 8 घंटे काम करते हो तो उसको 8 से डिवाइड कर दो, तो ये है आपकी 1 घंटे की वैल्यू। वक्त को पैसा समझो। आप नेटफ्लिक्स को महीने के 199 देते हो और इसके साथ में रोज आप नेटफ्लिक्स को 1 घंटा देते हो, और आपके 1 घंटे की वैल्यू अगर 200 रुपए है तो आप नेटफ्लिक्स को 199 प्लस 1 घंटे की वैल्यू 200 इंटू 30 दिन,
टोटल 6,199 दे रहे हो। रोज अगर आप एक फालतू इंसान पे 1 घंटा खर्च करते हो तो आप महीने के 6,000 रुपए उड़ा रहे हो। अगर 3 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करने में दे रहे हो, जिसको आप फ्री मानते हो, वो फ्री नहीं है। आप रोज 3 घंटे की वैल्यू 3 इंटू 200 600 रुपए रोज के, महीने के 18,000 रुपए पे करते हो। दुनिया की हर वो चीज जो लिमिटेड है, जिसको वापस नहीं पा सकते, उस चीज की एक वैल्यू होती है जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह वक्त है। वक्त बर्बाद करके जब उम्र हो जाती है लोग पछताते हैं क्योंकि वो वक्त की कीमत निकाल नहीं पाते। आपको पता है दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव जगह क्या है, सबसे महंगी जगह क्या है? वो है कब्रिस्तान। क्योंकि वहां लोग अपनी जिंदगी के बेस्ट आइडियाज के साथ जाते हैं जो उन्होंने कभी इंप्लीमेंट नहीं करे, उन्होंने सिर्फ टाइम वेस्ट करा। जब आप ये सुना, जब आप डिसीजन लेते हो कि मुझे यहाँ वक्त देना है पर उससे आपको फायदा नहीं है, तो उसे कहते हैं स्पेंड, खर्च करा आपने वो। और जब आप डिसीजन लेते हो कि मुझे यहाँ अपना वक्त देना है और वो आपके फायदे का सौदा है, वहां आपको फायदा होगा, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। कोई इंसान देखता है इंटरनेट पर एक प्रोडक्ट है जो 10,000 रुपए में मिल रहा है और उसे पता लगा कि ये सेम प्रोडक्ट मॉल में मिल रहा है 9,500 में। उसने 5 मिनट में इंटरनेट से ना खरीद कर 5 घंटे दिए मार्केट में जाकर खरीदने में, जहां पे वो ट्रैफिक में फंसा, मेट्रो में टाइम लगा, रास्ते में टाइम लगा, जाते वक्त टाइम लगा, खरीदते वक्त टाइम लगा, ढूंढने में टाइम लगा। उसने 9,500 में खरीद लिया, पर एक्चुअल में कितने पैसे लगे उसके? उसने 9,500 ही नहीं दिए। उसने 5 घंटे इंटू 1 घंटे की वैल्यू अगर 200 देखे तो होते हैं 1,000 रुपए। यानी कि 9,500 और 1,000, जिस 1,000 को इग्नोर किया जा रहा था क्योंकि वक्त की कीमत समझते नहीं है, तो टोटल उसके लगे 10,500 रुपए। इसीलिए कोई मेरी बात नहीं समझ पा रहा है तो उसको मैं समझाने की ट्राई भी नहीं करता हूँ कि मेरा यह मतलब नहीं था, यही मतलब था, तुम जो समझ रहे हो यही मेरा मतलब था। और लोग वही सुने कि जो वो सुनना चाहते हैं, ना कि असली में क्या है। आपका गोल होना चाहिए कि आपको अपने 1 घंटे की वैल्यू को बढ़ानी है, बस बाकी सब अपने आप बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट अपने आप बढ़ जाएगा, हर चीज अपने आप हो जाएगी सही। हर घंटे 200 तो 300 कैसे करें, हर घंटे 400 तो 800 कैसे, 1,000 कैसे करें? हर घंटे की वैल्यू को बढ़ाते जाना है। इसके लिए क्या करना होगा? जो अभी हमने पूरा जाना है। टाइम बंटवारा है, टाइम एनर्जी है और टाइम मनी है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी नो। मुझे पता है कि अब मुझे बताने वाले हो आपको पता है, पर इससे वीडियो का एंड बड़ा अच्छा हो रहा है। 86,400 रुपए में से कोई आपके 500 रुपए ले ले तो आप बाकी के पैसे बर्बाद नहीं करते हो। उसी तरह से 86,400 सेकंड्स मिलते हैं हमें हर दिन, और 500 सेकंड्स कोई खराब कर दे या डिस्टर्ब कर दे तो उसकी वजह से बाकी के सेकंड्स खराब क्यों कर रहे हो भाई? पैसों के साथ तो ऐसा नहीं करते। मतलब वक्त की कीमत पैसों से भी कम समझते हैं, बल्कि पैसों से ज्यादा दुख वक्त को गंवाने में होना चाहिए। अंकुर वारिको सर, थैंक यू सो मच। आई होप आप बुरा नहीं मानोगे, मैंने आपके 55 मिनट 42 सेकंड के कोर्स को सिर्फ 9 मिनट में कंप्रेस कर दिया, जैसे मानो जिप फाइल हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ, जिसके कहीं पहुंचते ही लोग अलर्ट हो जाते हैं, जिसके ना होने पर भी लोग तारीफ करते हैं, जिसको अपनी इज्जत करवानी आती है बिना किसी को दबाए, जिसको कोई खोना नहीं चाहता है जबकि वो बंदा बिंदास है, जिसके कॉन्फिडेंस की दुनिया फिदा है। ऐसा इंसान, ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान कैसे बने? जो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जिसके अंदर बात करने की कला हो, जो सीधा पेड़ ना हो जिसको कोई भी काट सके, जो लोगों की लाइफ में इतनी वैल्यू एड करे कि लोग इसके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाए, जो एक अच्छा स्टोरी टेलर हो, जो लोगों को अपनी बातों से बांध लेता हो। ऐसा इंसान बनने की मेरी शुरू से इच्छा थी, ये मैंने बाय प्रैक्टिस अचीव करी है। आप भी कर सकते हो इन 7 हैबिट्स से, जिसमें से पहली हैबिट है मेंटली स्ट्रांग होना। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है आपके अंदर ये 4C है। 4C क्या है? पहला C कंट्रोल, आप बाहर नहीं अंदर की दुनिया, अपने दिमाग की दुनिया को कितना कंट्रोल करते हो। दूसरा C है कमिटमेंट, आप जो भी सोचते हो कि मुझे करना ही करना है, वो आप कितना करते भी हो, जिससे दिमाग में खुद की एक अच्छी इमेज बने कि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। तीसरा C है चैलेंज, कितने आप चैलेंज लेते हो, कितने वॉरियर मेंटालिटी वाले आप हो। और आखिर में चौथा C है कॉन्फिडेंस, जो भी आप करते हो बिना डाउट में करते हो, जल्दी सीख लेते हो, जल्दी एग्जीक्यूट कर लेते हो। यही 4C पाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जो पा लेता है वो मेंटली स्ट्रांग होता है। इंसान 90% से भी ज्यादा दर्द अपने मेंटली वीक होने की वजह से फील करता है, बल्कि बाहर इतना दर्द होता नहीं है। मेंटली कमजोर होने की वजह से कई समझदार, होशियार, इंटेलिजेंट लोग पीछे रह जाते हैं। मेंटल टफनेस ना होने की वजह से वो बेवजह की बातों में उलझे रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं। एनी मॉरिन का एक बड़े फेमस आर्टिकल है 13 वो चीजें जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी नहीं करते हैं। इंटरनेट का ये काफी फेमस आर्टिकल है, 50 लाख लोगों ने इसको पढ़ा है, और 2017 में मैंने भी इसके ऊपर वीडियो करी थी। वो 13 चीजें हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने हालातों पे रोते नहीं है, ये लोग दूसरों को अपना कंट्रोल देते नहीं है, बदलाव से डरते नहीं है, जो बदल नहीं सकते उसको लेकर के वो रोते नहीं है, किसी को भी कुछ कहने से डरते नहीं है, रिस्क लेने से डरते नहीं है, अतीत को लेकर के रोते नहीं है, गलतियां रिपीट नहीं करते हैं, दूसरों की कामयाबी देखकर इनकी जलती नहीं है, फेलियर से ये रुकते नहीं है, अकेले होने से ये डरते नहीं है, किसी से ये लोग उम्मीद नहीं लगाते हैं, और सबसे आखिर में ये कुछ भी करते हैं हाथ
रातों रात रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं रखते हैं। क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि आप किसी को वक्त दे देते हो, उसके बाद में पछतावा करते हो, काश यार इस जगह में कुछ और कर लेता? तो ये मेंटली वीक होने की निशानी है। मेंटली स्ट्रांग लोगों को पता है कि उनको कहां वक्त देना है, कौन से कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है, कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है, कहां ना देना है, इनको आता है। मेंटली स्ट्रांग लोगों को अपनी बाउंडेशन, लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। ये लोग पछतावा नहीं करते हैं और अपनी गिल्ट में नहीं रहते हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता, मेरा वक्त बर्बाद हो चुका है, काश मैं वैसा कर लेता। इन लोगों का क्लियर कट एक आंसर होता है, ये खाना है या नहीं खाना है, जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि ये लोग मेंटली स्ट्रांग है। मेंटली स्ट्रांग होने का एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, ईगल 70 साल तक जिंदा रह सकती है उसके मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से। 40 साल के बाद में हर ईगल को एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना होता है। 40 साल के बाद में पंजे शिकार करने लायक नहीं होते हैं, कमजोर हो जाते हैं और लचीले नहीं होते हैं। तीखी और लंबी चोंच भी जो है वो काफी मुड़ जाती है और पंख भी जो है वो मोटे हो जाते हैं 40 साल के बाद। हर ईगल के पास में ये ऑप्शन होता है कि या तो वो मर जाए 40 साल के बाद में, या फिर वो एक दर्द भरे बदलाव को एक्सेप्ट कर ले। वो दर्द भरा बदलाव क्या है? इस ईगल को 150 दिन तक पहाड़ पर जाकर तब तक अपनी चोंच को पत्थर से मारनी है जब तक उसकी चोंच निकलकर गिर ना जाए। जब पुरानी चोंच निकलकर गिर जाती है तब नई चोंच आती है और नई चोंच से वो अपने पंजों को भी उखाड़ लेती है। जब पंजे उखड़ जाते हैं और नए आ जाते हैं तो पंजों से वो अपने पंखों को नोच लेती है और इस तरह से चोंच, पंजे और पंख तीनों नए आ जाते हैं। 150 दिन का ये एक दर्द भरा सफर इनको देखना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने से इनको एक नई जिंदगी मिल जाती है। बारिश के वक्त सारे पंछी डर कर अंदर चले जाते हैं, लेकिन ईगल जो है वो बादल के ऊपर उड़ता है। रेजिलियंस का बेस्ट एग्जांपल ये है कि टेरी फॉक्स को ऐसा कैंसर हुआ कि घुटनों तक पैर को काटना पड़ा, पर ये तब भी आर्टिफिशियल नकली पैर लगाकर 42 किलोमीटर मैराथन भागे। इसके बाद में कैंसर की बीमारी के रिसर्च के लिए इन्होंने $1 मिलियन रेस करने के लिए पूरे कनाडा में रनिंग की। लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, लोगों ने पैसा नहीं दिया, पर ये भागते रहे। रोज 48 किलोमीटर ये दूरी तय करते हैं, 5374 किलोमीटर भागे। तब तक इनका कैंसर काफी फैल चुका था, इनको रुकना पड़ा, लेकिन तब तक $1.7 मिलियन इन्होंने रेस कर लिए और 1981 तक इन्होंने $24 मिलियन डोनेट करने के लिए, कैंसर के इलाज के लिए इन्होंने इकट्ठे कर लिए। इसके अलावा कई एग्जांपल मैंने लिए हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग है, जेम कैरी है, ओपरा विनफ्रे, अल्बर्ट आइंस्टीन, एंथनी अल्बनीज, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। जेके रोलिंग के पास में पेपर्स तक नहीं थे हैरी पॉटर की स्क्रिप्ट लिखने के लिए, उस वक्त इन्होंने कैरी बैग पर अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी। दुनिया भरी पड़ी ऐसे एग्जांपल्स है जहां ये मिलता है कि मेंटली स्ट्रांग होना ही हर वक्त काम आता है। स्ट्रांग लोग जो होते हैं वो फाइट करते हैं। रॉकी मूवी में सिल्वेस्टर स्टैलोन कहते हैं, इट एंड अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning